ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बुडक साहब, आप एक नई योजना लेके आए थे किसानों को इनाम दिलाने की। ऐसी योजना पहले कभी नहीं आई। क्या लगा आपको, क्या बड़ा फर्क आया उसको लोगों को पुरस्कृत करने के बाद लगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन उनकी जिंदगी में आया? लोग बड़े खुश हुए जब एक जगह यहाँ इकट्ठा करके मुख्यमंत्री से इनाम दिलवाया और उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया। और इससे लोगों में आपस में कंपटीशन की भावना बढ़ी है। पहली बार हुआ था तब किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बहुत कम फार्म आए थे। पंचायत समिति लेवल पे, जिला लेवल पे फार्म भरवाए गए थे, कम आए थे। लेकिन ये मिलने के बाद उनको, ये दूसरे लोगों को ये महसूस हुआ कि हम भी कुछ नया करके दिखाएं तो हमको भी इनाम मिले। इसमें कृषि, बागवानी और पशुपालन भी शामिल है। कई इनाम पशुपालकों को भी मिला है जिन्होंने अच्छा काम किया है। इससे बहुत अच्छी लोगों में उत्साह बढ़ा है और एक कंपटीशन की भावना जागृत हुई है। इस इनाम के अलावा जैसे इस बार जो बाजरी के जिले हैं 7-8, जहाँ बाजरी ज़्यादा होती है और वह आदिवासी एरिया में मक्का ज़्यादा होता है, उन किसानों को करीब 1.25 करोड़ का बीज मुफ्त में वितरित किया है। वो करीब वितरण हो गया और बुआई भी करीब काफ़ी एरिया में हो गई। ये भी एक नया प्रयोग है। दूसरा, पशुपालन में हमने ये किया कि पशु चिकित्सालयों की संख्या बहुत कम है और इतनी संख्या एक साथ बढ़ नहीं सकती कि भाई हर पंचायत में हॉस्पिटल हो जाए। तो हमने एक योजना निकाली, पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार। उस योजना में जो भी चिकित्सालय है वो पास के बड़े गांव या पास की पंचायत में हर हफ्ते ये कैंप लगाएगा। कई जगह अगर कम जरूरत है वहाँ 15 दिनों में है, उससे भी कम है तो महीने में एक बार है। लेकिन कुल मिला करके जो पिछले अगस्त में ये शुरू हुआ था, कंटिन्यू चल रहा है। और ये कोई ऐसा अभियान नहीं है कि 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा। ये परमानेंट अभियान शुरू कर दिया और इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और उस कैंपों में जो पशु चिकित्सा कराने के लिए लोग आते हैं उनको दवाइयाँ मुफ्त में दी जा रही है और रोजाना 230 कैंप हर रोज अपने राजस्थान में लग रहे हैं। इसके लिए भी बार वाले पशुपालन मंत्रियों के बार फोन आते हैं कि योजना भेजो, इसमें हम भी करें। वही बात उसमें है, पुरस्कार वाले में भी आज तक किसी स्टेट में हुआ नहीं है। इस प्रकार कई योजनाएं जो नई है राजस्थान में हमने शुरू की है। इसका परिणाम थोड़े दिन बाद और अधिक लोगों के सामने आएगा। लोगों का उत्साह बढ़ा है। जैसे ये बूंद बूंद सिंचाई वाला मामला है, इसमें भी लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल उससे पिछले साल से डबल हुआ, इस साल को चौगुना हो सकता है। और पानी बचाने के लिए ये एक तो बूंद बूंद सिंचाई और दूसरा डिग्गियों का निर्माण, जल हौज, उसका कोई भी नाम देते हैं। उसमें सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है और उनकी संख्या पहले इन्हीं गिनी थी, अब बहुत संख्या बढ़ा दी, करीब 5000 होंगे इस साल। इससे भी उत्पादन बढ़ा है, लोगों का रुझान बढ़ा है। अभी ये सारे आपने प्रयोग जो किए, आप इतने सारे किसानों के हित में जो काम किए, इसके अलावा आगे कोई नई योजना भी आप लोग लेके आ रहे हैं? नहीं, वो तो आगे से आगे जैसी जरूरत होती है। जैसे हम एक योजना बना रहे हैं, वो शीघ्र ही कामयाब होगी। किसानों के खेतों में गोदाम बनाना, ताकि वो अपनी फसल भी रख सके, अनाज भी रख सके, चारा भी रख सके। उसमें भी 50% अनुदान देंगे। छोटी जो यूनिट है वो 3 लाख की लागत है, 3.25 लाख की, और बड़ी है उसकी लागत है 6 लाख की। उसमें भी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो स्वीकृत होकर के चालू होने वाली है। पशुपालन में भी नाबार्ड के सहयोग से एक योजना स्वीकार करवाई है। उसमें बकरी और भेड़
विशेषकर बकरी का आजकल ज़्यादा चलन है। हर गरीब से गरीब आदमी उसको पाल सकता है और उसके उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है दूसरे पशुओं के मुकाबले। नहीं तो वो बीमार होती। खाने के लिए भी ऐसा नहीं है कोई ऐसा यही चारा मिले तब वो तो सूखी लकड़ी खा करके भी पेट भर लेती है। उसके लिए छोटी यूनिट है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए ऋण चाहे किसी भी बैंक से ले लो, नाबार्ड दिलाएगा और उसमें आधे रुपयों के ब्याज नाबार्ड देगी। आधे रुपयों के ब्याज उस ऋणी को देना पड़ेगा। ये भी एक नई योजना है, आज तक नहीं थी। इसी प्रकार भेड़ों के लिए भी है। लोगों का ज़्यादा रुझान बकरी की तरफ है। आज कई जिले ऐसे हैं जिसमें बकरियों की संख्या तो बहुत बड़ी है और दूसरे पशुओं की संख्या घटी है, क्योंकि बकरी पालना आसान है। उसके लिए कोई न तो कोई ज़्यादातर चारागाह की ज़रूरत है, न कोई चारा खिलाने की ज़रूरत है। जंगल में फिर करके वो तो पेट भर लेती। इसी प्रकार पालन में भी एक और योजना है जिसमें कुछ गांवों को समूह बना करके उन गांवों के लिए नस्ल सुधार के लिए, उन पशुओं के चिकित्सालय के लिए, इस प्रकार से उनमें भी एक योजना सैंक्शन हुई है। इसमें नागौर जिला है, कुछ जोधपुर जिले का हिस्सा है। इसमें 10 करोड़ की योजना वो मंजूर हुई है। देखा जाए तो बोर्डक साहब, अभी आप कृषि मंत्री हैं और देखा जाए तो अधिकारी मंत्रालय को चलाते हैं, लेकिन आपके विभाग में बहुत साफ सा है कि आप किसान है, इस वजह से आपका पूरा हस्तक्षेप अपने डिपार्टमेंट पर रहता है। हाँ, जहाँ तक कोशिश होती है उसमें कोशिश मैं यही करता हूँ। दूसरा मेरे कोई काम नहीं, दूसरा 24 घंटे में तो इसी में लगा रहता हूँ। न कोई दूसरा लफड़ा है, कोई ट्रांसफरों का और का किसी का नहीं है। और अधिकारी भी अब समझ गए हैं कि अपने को काम करना पड़ेगा और अच्छी तरह से लगे हैं। मेरे अधिकारियों का, मेरे विभाग के सभी अधिकारियों का, छोटे से लेकर के बड़े तक का अच्छा सहयोग है। इसमें किसी प्रकार की कोई ना नहीं है। और जो भी मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ वो मान लेते हैं कि ये सही काम है। उसमें किसी तरह की कोई उलझन नहीं है, न कोई किसी तरह की बहस है। बहस होनी थी वो सबसे पहली बार हो गई और वो उनके भी समझ में आ गई। आपका 56 साल का राजनीतिक जीवन हो गया, 89 साल की आपकी उम्र हो गई। एक बात पूछा जाए तो आपकी कोई ख्वाहिश बाकी रही? कोई ख्वाहिश आपकी, कोई इच्छा बाकी रही? पहले ही नहीं थी मेरी तो। बिना इच्छा के मेरे को सरपंच बनाया और बिना इच्छा के ही मेरे को प्रधान बनाया। बिना इच्छा के ही मेरे को एमएलए खड़ा किया लोगों ने किया। मैं 3 बार प्रधान रहा तो लोगों ने ऐसा जुड़ा हो गया कि चाहे कोई आए, ये बाहर से आकर के रोज कब्जा कर लेते हैं, मैं तो चुनाव लड़ाएंगे, मैंने लड़ लिया। अब इतनी बार मैं एमएलए रहा और सरकार में भी रहा। मैंने कभी कोई ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे मंत्री बनाओ। अब ये जबरन गले आके पड़ी है मेरे तो। मैंने ये भी कोई शर्त नहीं रखी थी। गहलोत साहब ने मेरे को फोन पे ही बात की थी काउंटिंग के पहले ही, उनको समझ में आ गया था। दिल्ली से भी फोन आए थे। मैंने कहा मैं तो साथ दे दूंगा भाई कांग्रेस का, बीजेपी का तो मैं दूंगा नहीं। और यहाँ आकर के मिला तो मैंने किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी थी। न मैंने शपथ दिलाने के बाद ये कोशिश की कि मेरे को विभाग कौन सा मिले। उन्होंने अपने आप सोच करके ये दे दिया। और चमचागिरी की आदत नहीं थी, नहीं तो मैं पहले ही मंत्री बनता, कौन मना करता। मैंने कहता तो बना देते हैं। उल्टा मैंने मना जरूर किया है। सन 67 में सुखाड़िया जी ने मेरे रिजल्ट निकलते ही, उस समय ये दल बदल वाला भी नहीं था, वहां से बात की। उन्होंने अपने आदमी भेजे, गाड़ी दे करके भेजे, चुनाव का खर्चा दे देंगे, मंत्री बना देंगे। मैंने कहा नहीं। 77 में जनता पार्टी का राज था। 77 में जनता पार्टी का राज था तो उस समय भी भैरव सिंह जी ने बहुत बार मेरे को कहा। मैं पार्टी में होते हुए भी मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं बनता। ख्वाहिश कुछ है ही नहीं। ख्वाहिश यही है कि मैं अगर किसी के काम आ सकूं, किसी गरीब के काम आ सकूं, किसी दुखी के काम आ सकूं, यही ख्वाहिश है। बोर्डक साहब, आप कृषि मंत्रालय देखते हैं, आप कृषि विभाग के मंत्री हैं। एक बड़ा विभाग है कृषि विभाग।
आप क्या सपना देखते हैं अगले 3 सालों में? अभी 3 सालों में क्या आपका राजस्थान किस तरह से हरित हो जाएगा? मैं तो यही देख रहा हूँ कि दिन दिन थोड़ा कि ये आगे बढ़े। और मैं मंत्री बना था तब भी मेरे जो घनिष्ठ थे ना, उन्होंने पूछा कि आप मंत्री बन गए, अब आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मैं तो अगर रात नींद में जगूं तो मेरे को तो वही दिखता है, खेत में फटे कपड़े, किसान खड़ा है धूप में, बरसात में, सर्दी में, कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। बुडक साहब, इतने 54 साल के पीरियड में हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं, जो आप 23 साल की उम्र में सरपंच बने थे। अब 2010 में भी आपके पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं आया? परिवर्तन की तो मैं कोई फैशन में तो कहीं पड़ता नहीं, मैंने वो शुरू से पहनान है वही है। वही सादगी, वही अच्छे विचार आपके, वही सारी चीज आपके साथ जुड़ी रही? नहीं तो मैं ये सब मानता ही नहीं हूँ कि आज मैं मंत्री हूँ कुछ और हो गया। वही साधारण बोलचाल, वही साधारण भाषा, वही साधारण बैठना उठना, खाना, सबसे मिलना करना। मैं सुबह 6 बजे रह करके रात को 11 बजे तक चाहे कोई आ जाओ मिलता हूँ, इसलिए वहाँ लाइन नहीं लगती मेरे। लोग ही सब जानते हैं चाहे जब मिल लेना। मैं घर पे होता हूँ तो दोपहर में भी आ जाएंगे, तो रात को भी आ जाएंगे, सुबह 6 बजे आ जाते हैं, मैं उठता हूँ उस समय आ जाते हैं लोग। अभी देखा जाए तो अभी हमने आपको बड़ा नजदीक से देखा है कि आपके यहाँ कोई लंबी लाइन नहीं लगती, लोग आपसे मिलने आते हैं, ये सारी चीजें। ये इतना व्यस्त कार्यक्रम में आप एक मंत्री हैं, कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोगों से मिलने का? नहीं, लोगों से तो ये है कि अगर रेगुलर मिलो ना तो कोई भीड़ तो लगती नहीं। अब जो काम मैं करता हूँ, जैसे मान लो कोई अधिकारी बैठे हैं, हम विचार करते हैं, कोई विचार विमर्श हो रहा है तो 5 मिनट रुक करके, अगर कोई जल्दी वाला हो तो मिल लेते हैं, 5-10 मिनट किसी को बैठा भी देते हैं दिन में। सुबह शाम तो कोई ज्यादा दिक्कत होती है। परिवार के लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? परिवार के लिए तो ज्यादा नहीं निकाल पाता। तो राजनीति परिवार हो गया। ये पूरे लोग ही मेरे तो परिवार हैं। दूसरा, भीड़ इसलिए भी नहीं होती कि ज्यादातर मंत्रियों को भीड़ अपने चुनाव क्षेत्र के लोग ज्यादा आ जाते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग काम के लिए नहीं आते, दूसरे काम के लिए आते हैं, मिल गए, वो एक अलग बात है। इससे भी थोड़ा कम होता है। ये थे हमारे मेहमान बुडक साहब, हमने इनके जिंदगी से लेके मंत्रालय तक के विभिन्न पहलुओं को छुआ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।